मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वर्क पावर एंड ये क्लास 10 का चैप्टर है। आईसीएससी में यह भी है, सीबीएसई में भी है, हर बोर्ड में ही है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एंड। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है, देखो, अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन। So work is said to be done when force applied on a body displaces a body. Work is said to be done when force applied on a body causes displacement. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क। अगर हम लोग इस दीवार को धक्का देंगे, क्या करेंगे? इस दीवार को धक्का देंगे, तो क्या कोई वर्क होगा? नहीं, तब कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि उस समय किसी तरह का फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? तो फोर्स अप्लाई करना ही एकमात्र हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा रिक्वायरमेंट है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। तो सेकेंड चीज क्या है? मेजरमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क। तो वर्क को W से डिनोट करते हैं। और वर्क को मेजर कैसे करते हैं? वर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू F इंटू एस। वर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू F इंटू एस। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, F फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ और S डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये घूम के वहीं आ जा रहा है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी होगा जीरो। वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। तब किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। किसी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो हम लोग वर्क पढ़ रहे थे। तो वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब अगर हमें फोर्स लगाते हैं एक बॉडी पे और वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? इंक्लाइन प्लेन। तो ये बॉडी क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स यही है और डिस्प्लेसमेंट S कितना हुआ और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? थीटा। तो हमेशा हमें एक चीज याद रखना है कि वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और ये अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे S डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और थीटा एंगल है, तो हमें पहले क्या करना होगा? इस डिस्प्लेसमेंट को थीटा के लाइन पे लाना होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करना होगा? फोर्स के डायरेक्शन पे लेके आना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में आएगा तो फिर होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? S cos थीटा। अगर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? S cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा S sin थीटा। लेकिन हमको इस कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है। हमको इस कंपोनेंट से मतलब है क्योंकि ये फोर्स के डायरेक्शन में है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करेंगे वो होगा S cos थीटा। तो वर्क डन क्या होगा?
एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement. Theta is the angle between force and displacement. ठीक है, तो द वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो ये है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, तो ये वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। उसके लिए मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। तो स्पेशल केस क्या क्या है, सबसे पहले आता है स्पेशल केस में, कुछ स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल केस में केस वन क्या पढ़ेंगे, केस वन। केस वन क्या है, अभी तो हमने निकाला क्या, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। ये पहला केस है, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1। हम लोग को पता है cos 0 डिग्री होता है 1। तो वर्क डन हो गया एफ एस इंटू 1, मतलब एफ इंटू एस। वर्क डन क्या हो गया, एफ इंटू एस। क्लियर है, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क। ये हो गया पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ये पहला केस है जो हमने पढ़ा। केस 2 हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस 2 पढ़ेंगे जब वर्क डन एफ एस कॉस थीटा है और थीटा 90 डिग्री। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। केस 2 क्या है, थीटा 90 डिग्री होगा। इस वर्क डन होगा एफ एस कॉस 90 डिग्री, मतलब कि एफ इंटू एस, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो वर्क डन कितना होगा, 0। ये हो गया 0 वर्क। ये क्या हो गया, 0 वर्क। तो अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, पहला केस मैंने बताया पॉजिटिव वर्क का। ये क्या होता है, जब मान लीजिए, मान लो कि एक गाड़ी है और इस गाड़ी को हम यहाँ से एफ फोर्स दे रहे हैं और यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री। ये हो गया पॉजिटिव वर्क। 90 डिग्री का हो गया, ऊपर से कोई बॉल परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ गिर रहा है। ऊपर से कोई बॉल क्या है, परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इस समय वेट नीचे की तरफ काम, ये वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, mg, और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस एग्जांपल को हम छोड़ देते हैं, ये नेक्स्ट केस का एग्जांपल है। अभी जो हम एग्जांपल देंगे, मान लीजिए कूली, कोई अगर कूली है और अपने सर पे कुछ रख के आगे की तरफ जा रहा है। कूली क्या कर रहा है, अपने सर पे कुछ रख के आगे की तरफ जा रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री। वो क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये केस हो गया 0 वर्क का। ठीक है, 0 वर्क और एक कंडीशन में होता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो भी वर्क 0 होता है, और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो भी वर्क मेरा 0 होता है। तो ये 2 केस अभी पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे तीसरा केस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा केस पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा केस, केस 3। केस 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस 3 में। तो केस 3 क्या है, केस 3 के केस में मान लो ऊपर से कोई बॉल गिर रहा है नीचे की तरफ ग्राउंड में, तो उसका वेट भी कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ mg, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे की तरफ। या हम नीचे से ऊपर, तो वो तो केस 1 हो गया। अगर हम लोग मान लो नीचे से ऊपर कोई चीज फेंक रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की तरफ है और
वेट नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहां से एफ एस कॉस 180 डिग्री मतलब माइनस एफ एस। तो इस समय वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव, इस समय वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव, वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव। तो तीन केस है, फर्स्ट केस में वर्क डन पॉजिटिव, सेकेंड केस में वर्क डन 0, थर्ड केस में वर्क डन नेगेटिव। थर्ड केस में वर्क डन क्या होता है नेगेटिव। तो ये तीन केस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हमने अभी पढ़ा इस तीन केस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, y एक्सिस में फोर्स, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, और इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये देगा वर्क डन, ये क्या देगा वर्क डन, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व देगा वर्क डन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का वर्क डन क्या है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का जो वर्क डन है, वर्क डन तो हम लोग जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, ग्रेविटी मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रहा है, तो हम मान लेते हैं कोई चीज एच हाइट पे है, कितने हाइट पे है एच हाइट पे है, ठीक है, और ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसका वेट भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो वर्क डन हो गया एफ एस कॉस 0 डिग्री, एस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एच, और कॉस 0 मतलब 1, और फोर्स क्या है m इंटू जी मतलब mgh, हम लोग क्या लिख सकते हैं mgh। तो वर्क डन क्या हो गया mgh, ये है वर्क डन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mgh। h हो गया हाइट, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और w क्या है वर्क डन, m है मास ऑफ द बॉडी, m है मास ऑफ द क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वर्क। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वर्क। उसके बाद ये सेलिना बुक का साइंस बुक का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे, और पावर पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या क्या है, तो सबको पता है बच्चों की एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है जूल, क्लियर है। अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, क्लियर है। तो न्यूटन मीटर, इसको हम लोग बोलते हैं जूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जूल, क्लियर है। सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। So if a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter, then work done is said to be 1 joule. तो 1 joule का definition हम लोग कैसे लिखेंगे, if a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter, then work done on the body is said to be 1 joule. Is it clear? अब हम लोग next इसी को अगर CGS में लिखते हैं, 1 न्यूटन की जगह पे क्या लिखते हैं 1 डाइन, 1 मीटर की जगह पे क्या लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अर्ज, क्या आ जाएगा 1 अर्ज। तो 1 if a force of 1 dyne displaces a body through 1 centimeter, so work done is said to be 1 अर्ज। अब हम लोग जूल और अर्ज के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जूल और अर्ज के बीच का रिलेशन।
तो देखिए अगर हम न्यूटन को डाइन में चेंज करें तो 10⁵ डाइन हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁷ डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर का मतलब होता है अर्थ। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्थ। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वर्क डन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर के बारे में देखेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।